नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा। उम्मीद करता हूं आप सब घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे होंगे। जब ये कोरोना महामारी चल रही है, पूरी दुनिया समेत भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में ये अपने चरम पे है। हालांकि सरकार ने इसको अपनी समीक्षा के अनुसार इसको काबू कर लिया है और ऐसे समय में सरकार को ज़रूरत है आप लोगों की। ऐसे इस समय में हम उम्मीद करते हैं कि आप सरकार का पूरी तरह साथ दे रहे होंगे। इसी के तहत आप जब घरों में हैं, बहुत से लोग अपनी नई हॉबी को निखार रहे हैं, बहुत से लोग घर में बैठे बोर भी हो रहे हैं, तो ऐसे समय में हम आपका पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही हमने एक नई कड़ी की शुरुआत की है, समाज से और समाज के लिए। हम समाज से ऐसी शीर्ष शख्सियतें निकाल करके लाते हैं जिनसे आपका परिचय होना बहुत ज़रूरी है और आप उनका मैसेज आपके तहत पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आज हम आ चुके हैं कन्नौज में। उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज राजा हर्षवर्धन की नगरी है और साथ ही राजा जयचंद यहाँ के राजा रह चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता जयचंद की बेटी थी। उसी कन्नौज में सत्ता का खेल कोई पुराना, यहाँ काफी सारे युद्ध और चीजें होती रही हैं। ऐसे समय में इतिहास और इत्र की नगरी भी कन्नौज रही है। इस कन्नौज में ऐसी तमाम सारी धरोहरें हैं, ऐतिहासिक धरोहर, जिनको आप तक हम समय समय पर परिचय कराते रहते हैं। ऐसे समय में अब हम शीर्ष शख्सियतों से आपका मुखातिब करा रहे हैं। ऐसे ही शख्सियत से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज के यहाँ के सांसद सुब्रत पाठक जी। सुब्रत पाठक जी किसी परिचय के आज के समय मोहताज नहीं रहे हैं। हालांकि समय समय पर चर्चा में आते रहते हैं और फिलहाल तो वो कन्नौज से सांसद ही हैं। सुब्रत पाठक जी ने एक, अगर मैं आपको मोटा मोटा परिचय इनका कराऊं तो इनके लिए बहुत समय पहले की एक धारणा बन चुकी थी कि सुब्रत पाठक मतलब चुनाव हारना। अगर सुब्रत पाठक कहीं से भी चुनाव में खड़े हो जाते थे तो वो चुनाव सुब्रत पाठक हारते थे। हालांकि इन्होंने इसको बदला और आज एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने पद का निर्वहन कर रहे हैं। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप हालांकि व्यापारी वर्ग से रहे हैं और आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपकी 1911 में आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ था और आप 5वीं पीढ़ी में इस व्यापार को कर रहे हैं। तो एक व्यापारी और राजनीति ये कैसे जुड़ गया, इसमें सामंजस्य कैसे बिठाया आपने? नहीं, देखिए, हमारा जो परिवार है, हमने कहा था कि हमारा परिवार पैतृक व्यवसायी। तो हम लोग आज सन 1911 से लेकर आज तक कई पीढ़ियां हमारी आज जो इस व्यापार में लगी हुई हैं, हम सारे लोग मिलकर अपने बिजनेस को आगे ले जाने का काम कर रहे थे। आज भी वह काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि व्यापारी हैं तो हम समाज सेवा नहीं कर सकते। हम व्यापारी थे, व्यापारी के साथ साथ हम लोग समाज सेवक भी थे। आज वही समाज के प्रति जो लगाव होना, समाज के प्रति कुछ करने का जज्बात जो मन में था, वही राजनीति में लाने के लिए प्रेरणा बना और शायद वही कारण रहा कि जो आज सक्रिय राजनीति में आया और सक्रिय राजनीति में आने के बाद आज कन्नौज लोकसभा से सांसद हूँ। आप कितनी उम्र से राजनीति में आ गए थे? हम लोग तो छात्र राजनीति से ही, हम लोग जब बचपन में जब छात्र राजनीति में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति में प्रवेश हुआ था, तो वहाँ के उस समय कन्नौज PSM कॉलेज के उस समय पर छात्र राजनीति में हिस्सा लेते थे। फिर उसके बाद में युवा मोर्चा में रहे हम लोग। तो इस प्रकार से युवा मोर्चा के बाद 2007 से 6-7 से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कन्नौज के बनने के बाद से लगातार ये सफ़र चल रहा है। अच्छा सुब्रत जी, आपका जब मैं बायोडेटा निकाल रहा था तो आपने 1999 में PSM कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव लड़ा था जी। आपकी हार हुई जी। उसके बाद आपने 2009 में लोकसभा का कैंडिडेट आपको बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हार हुई। बिल्कुल। उसके बाद 2012 में आप लड़े नहीं और डिम्पल जी निर्विरोध रही। हालांकि बहुत बड़ी बात थी और उस पर काफी सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे, वो एक अलग का विषय रहा। 2014 में भी आप आए, लोकसभा कैंडिडेट फिर बनाया गया आपको और फिर हार हुई। 2019 में आपने इतिहास बदल दिया। हालांकि ये कहा जाता है कि कन्नौज समाजवादियों का गढ़ रहा है और आप चूंकि इसका खंडन कर देते हैं कि समाजवादियों का गढ़ नहीं रहा है, तो वो भी आज थोड़ा सा जानना चाहेंगे। उसके साथ ही जब आप इतनी सारी हार मिल गई
और 19 में आप फिर खड़े हो गए, तो आपको कहीं ये मन में डर नहीं था कि अगर इस बार हो गया तो राजनीतिक करियर का क्या रहेगा? देखो, जो छात्र जीवन का जो चुनाव होता, वो छात्र जीवन का चुनाव तो राजनीति में मैं समझता हूँ कि एक हमारे मील का एक पत्थर साबित हुआ है। अगर शायद वहाँ के ऊपर अगर हमको हार न मिली होती तो शायद राजनीति का इतना जुनून जो है हमारे सर पर सवारी नहीं हुआ होता। तो खैर, वो तो छात्र राजनीति का चुनाव था, लेकिन उसके बाद हाँ, लोकसभा का चुनाव जब 2009 में पहली बार जब मैंने कोई चुनाव राजनीति में छात्र जीवन के बाहर कोई चुनाव लड़ा, तो पहला चुनाव मेरा कन्नौज लोकसभा का 2009 का ही चुनाव था। 2009 के लोकसभा के चुनाव में उस समय पर निश्चित रूप से मेरा कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं थी। केवल जो भी कुछ परिवार के नाते हम कह सकते हैं तो वो केवल कन्नौज शहर में ही पहचान थी और आसपास उतना अधिक पहचान नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय मुझे कैंडिडेट बनाया, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत करते हुए उस चुनाव में भी, जब परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न होती थीं, उस समय पर भी 1.5 लाख वोट तक हम लोग पहुँचे। भाई, हम लोग कोई अखिलेश जी, बात कब की कर रहे हैं आप? 2009 की। हम लोग कोई अखिलेश जी की जैसे कोई मुलायम सिंह जी के तो बेटे हैं नहीं, हमारे पिताजी कोई बड़े नेता थे, तो ना ही हमारे घर में कोई इससे पहले एमएलए का भी कभी चुनाव लड़ा था। तो इसलिए इस प्रकार की स्थिति में वो हम कह सकते हैं कि पहला चुनाव में पहचान बनाने का चुनाव था। तो निश्चित रूप से वहाँ के ऊपर एक पहचान बनी और 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की यदि सरकार नहीं होती और समाजवादी पार्टी उस समय यदि सरकार में नहीं होती तो और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से लोकतंत्र के साथ में उन्होंने कन्नौज में जो लोकतंत्र का जो बलात्कार किया था, और वो सब नहीं हुआ होता तो निश्चित रूप से तो परिवर्तन 2014 में ही हो गया था। 2019 में तो सिर्फ उसको कहना चाहिए कि 2014 की जो कमी थोड़ी बहुत जो रह गई थी वो 2019 में कन्नौज की जनता ने उसको अदा किया। और शायद जिस प्रकार से 2014 के लोकतंत्र की जो हत्या कन्नौज में हुई थी उसका बदला लेने का काम 2019 में कन्नौज की जनता ने किया है। और ये जीत केवल जीत नहीं है, ये गठबंधन को हराकर जीत है। मैंने सपा और बसपा बहुत बड़ी बात दोनों को हराकर कन्नौज की जनता ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताया, नरेंद्र मोदी के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अच्छा सुब्रत जी, 2014 की आप जो बात कर रहे हैं, आपने ये कहा और बिल्कुल यही चीज़ 2019 में अखिलेश यादव जी कहते हुए आए हैं, क्योंकि उस समय उनकी सरकार रही। उनका कहना है 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में और कहीं ना कहीं वो बदलाव, वो खुन्नस अब इन्होंने 2019 में निकाली। सही है ये? देखो, कुल मिलाकर ये मैं नहीं कहता और ये अखिलेश जी कहते हैं। ठीक है, अखिलेश जी 2019 के चुनाव में जो भी आरोप लगाते हैं वो अखिलेश जी लगाते हैं। 2014 के चुनाव में सिर्फ मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, कन्नौज की जनता इस बात को कहती है। आप इसका सर्वे कर सकते हो, यहाँ के आम लोगों से पूछ सकते हो, यहाँ के आम लोग आपको बता देंगे। और 2019 में क्या हुआ ये भी आम लोग यहाँ बता देंगे। हाँ, इतना जरूर है 2019 में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के गुंडे निकलकर बूथों के ऊपर कब्जा कर लेते थे, इस बार उनके गुंडे घरों से निकल नहीं पाए क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। तो निश्चित रूप से जो गुंडागर्दी का वोट जो समाजवादी पार्टी ले लेती थी, जो जा जाकर गाँव में लोगों को, जिनको आपको घर से नहीं निकलोगे, आप वोट डालने नहीं जाओगे, इस प्रकार का जो आतंक यहाँ के ऊपर जो था, इस बार उनका आतंक कोई चला नहीं। आपने जो गुंडा राज कहा, इसमें एक कन्नौज से चुनाव के टाइम खबरें भी आई थी कि रेड कार्ड जारी कर दिए थे। देखो, समाजवादियों के रेड कार्ड एक व्यवस्था होती है। ये रेड कार्ड तो हमें भी जारी हुए थे, ये 2014 के चुनाव में हम लोगों को भी जारी हुए थे, इस बार भी हम लोगों को जारी हुए हैं। और ये तो 2014 में तो स्वयं मुझे ही रेड कार्ड जारी हुआ था। 2000 इससे पूर्व के चुनाव में कई बार रेड कार्ड मुझे जारी हुआ। तो ये रेड कार्ड जारी होने का मतलब ये है कि प्रशासन के द्वारा ऐसे करके जो लोग होते हैं, जो जिनसे उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं खतरा हो सकते हैं या किसी को कोई मुकदमे चल रहे हैं, इस प्रकार की कोई स्थिति है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को रेड कार्ड इसलिए दिया जाता है कि वो अपना वोट डालने के बाद में अपने घर पर बैठें और वो मतदान के आसपास आकर मतदान को प्रभावित न कर पाएं, इसलिए रेड कार्ड दिया जाता है। तो रेड कार्ड दिए गए थे, दोनों पक्षों को दिए गए थे, या भाजपा के लोगों के पास भी थे, समाजवादी पार्टी के लोगों के पास भी थे। लेकिन कुल मिलाकर वही बात कि उनको रेड कार्ड दिए गए, उनको संरक्षण नहीं दिया गया, उनको मतदान प्रभावित करने से रोका गया, उनको मतदान प्रभावित करने नहीं दिया गया। वो करने नहीं दिया गया, इसी बात के लिए अखिलेश यादव जी रोते हैं।
अच्छा सुब्रत जी, ये कोरोना काल चल रहा है, बहुत संकट का समय है। सभी लोग अधिकतर कहें तो सबकी दिनचर्या बदल चुकी है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी की दिनचर्या में क्या कुछ बदलाव हुआ है और कैसे उनका रूटीन रहता है? नहीं, देखिए, बदलाव तो अब निश्चित रूप से जब हम लोग लॉकडाउन का जब सभी लोग पालन कर रहे हैं, हम लोग आज जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं हैं, तो निश्चित रूप से उसमें अब बदलाव में सिर्फ इतना हो गया कि जनता की सेवा कैसे की जा सकती है घर पर बैठकर, तो उसको लेकर हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोगों ने एक अपना हेल्पलाइन नंबर जारी, जो कि लोकसभा सांसद बनने के बाद तुरंत ही एक सांसद हेल्पलाइन नंबर करके जारी किया था। इस लॉकडाउन में उसके चलते हमारे क्षेत्र में या हमारे देश भर में बैठे हुए हमारे कहीं भी हमारे लोकसभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, वो अपनी समस्या को दर्ज कराता है। उसकी समस्या को हमारे कार्यालय के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से बात करके उस समस्या का समाधान होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जाके कभी कभी प्रशासन की भी समीक्षा करते हैं कि आखिर जो हमारी राहत कार्य है वहाँ कहाँ उनकी क्या स्थिति है। तो इस प्रकार से अलग अलग तहसीलों में जाकर वो भी समीक्षा कभी कभी होती है, लेकिन अधिकतर समय घर पर रहने के कारण से ही अब निश्चित रूप से उसमें तमाम सारे बदलाव आए हैं। जितना हम लोग इधर घर पर रहे इतना तो कभी पूरे जीवन में घर पर नहीं रहे। तो ये एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, अब ये खत्म होने के बाद आपको दिक्कतें नहीं होंगी? आपकी आदत बन चुकी होगी अब तो। नहीं, देखिए, अब व्यक्ति जो जिस रास्ते पर चलता है, जो अपने जीवन में उसको जिस प्रकार से जो भी करना होता है वो उसमें वो ढल जाता है। हमें जब ज़रूरत होती है तो हम घर में नहीं होते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो घर में होते हैं। तो घर में हैं तो 2-3-4 दिन में घर के जैसा माहौल बन जाता है, घर में नहीं है तो 2-4 दिन में घर के बाहर जैसा माहौल बन जाता है। कुल मिलाकर हम जिस माहौल में भी रहते हैं हम उसी माहौल में ढल जाते हैं। हम नहीं तो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य ढल जाता है। जी। अच्छा सुब्रत जी, भी मैंने दर्शकों से परिचय कराया, ये इत्र की नगरी रही है। इत्र की अगर मैं बात करूं तो अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में यहाँ पे इत्र पार्क की घोषणा की थी। वो फ्रांस के ग्रासे भी गए हुए थे तमाम लोगों के साथ वहाँ पे इसका परीक्षण करने। उसके बाद फिर आपकी सरकार आ गई, और क्या ऐसा रहा कि इत्र को, चूँकि देखिए आप अगर भारत में मैं बात करूँ तो फॉग और ऐसी तमाम सारी कंपनीज़ हैं जो विदेशी यहाँ पे चल रही हैं, जबकि इत्र तो हब है कन्नौज पूरी इंडिया का। तो क्या कारण रहा कि यहाँ पहचान नहीं मिल पाई? पहली चीज़। दूसरा, आप खुद भी उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इत्र के व्यापारी आप रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये चीज़ें हो? और आप अपने एक इंटरव्यू में कह भी चुके हैं, मैं सुन रहा था, अरोमा FFDC है यहाँ पे, MSME की एक इकाई है, उसको अरोमा हब यूनिवर्सिटी बनाने की बात आपने की थी। क्या कुछ रहा अभी तक उसमें? कितना आगे पहुँच गया है? देखो, सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी की अगर हम बात करें, या उससे पहले तो हम कन्नौज की अगर बात करें, तो कन्नौज का आज इत्र, जो कन्नौज, जैसे फ्रांस की आपने बात की कि फ्रांस के ग्रासे अखिलेश जी गए थे, फ्रांस से ग्रासे वो गए थे। फ्रांस का ग्रासे क्या है? ग्रासे वहाँ का एक परफ्यूम सिटी है, जो शायद फ्रांस जैसे कन्नौज हिंदुस्तान में कन्नौज, उसी प्रकार से फ्रांस में। तो इस प्रकार से वहाँ के ऊपर जो पहचान उसको वहाँ के ऊपर मिली, वो आज उन्होंने पूरी दुनिया में परफ्यूम लाइन में धीरे धीरे एक अपना कब्जा जैसा फ्रांस ने कर लिया। वो काम हम नहीं कर पाए, तो हम क्यों नहीं कर पाए, जबकि हम उनसे भी पुराने हम हैं। इस बात का इतिहास गवाह है। भाई, हमारे आयुर्वेद में इत्र का जिक्र है, आयुर्वेद में इत्र का प्रयोग हुआ है, तो कितने, तो 5,000 साल पुरानी व्यवस्था है। आज जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में वहाँ पर इत्र के बर्तन निकले हुए हैं। आज भी रावलपिंडी म्यूज़ियम में वो रखे हुए हैं पाकिस्तान में। तो ये कुल मिलाकर इत्र की कितनी पुरानी व्यवस्था है। अगर सम्राट हर्षवर्धन के समय पर कहा जाता है कि उन्होंने एक समय पर वो सम्राट हुआ करते थे, कन्नौज उनकी राजधानी थी, और इतिहास ने लिखा है कन्नौज बड़ी रिच नगरी रही है। उस समय पर बड़े पैसे वाले लोगों की नगरी कन्नौज थी। और जो सम्राट हर्षवर्धन जो है हर साल एक बड़ा प्रयाग में कार्यक्रम करके और दान करते थे। तो इस प्रकार की एक कन्नौज के लिए मान्यता है। तो अगर कन्नौज रिच नगरी रही है तो उसका कारण क्या रहा? कन्नौज का रिच रहने का क्या कारण रहा? तो निश्चित रूप से कन्नौज में कोई ना कोई तो इस प्रकार का उद्योग धंधा रहा होगा जिसके कारण से कन्नौज के लोग पैसे वाले थे। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि आयुर्वेद, उस समय पर आयुर्वेद ही चिकित्सा का एक सबसे बड़ा साधन हुआ करता था, और आयुर्वेद में जगह जगह वैद्य हुआ करते थे, और वो वैद्य भी जो है इत्र का इस्तेमाल करते थे।
तो कहीं ना कहीं इत्र का इस्तेमाल आयुर्वेद में होता था। भी इत्र का इस्तेमाल, ये जड़ी बूटियां भी इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो इस प्रकार से इत्र का प्रयोग ही जो आयुर्वेद में हुआ है। आपने देखो, आपने जो हम लोगों का महामृत्युंजय मंत्र है उसमें भी जो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध, तो सुगंध का जिक्र आया हुआ है। आप देखो कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं तो हनुमान जी उसके इनको क्या नाम संजीवनी बूटी लेकर आए और उनको घिसकर लगाई नहीं गई, ना पिलाई गई, सुंघाई गई। उनको जैसे ही सुंघाई वो उठ के बैठ गए। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में हमारे इत्र का इस्तेमाल होने के कारण से एक बहुत पुरानी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर हजारों साल से कन्नौज के भीतर इत्र बन रहा था, लेकिन हमारा आज़ादी के बाद में सही दिशा में इस पर काम न होने के कारण से आज दुनिया में हम पीछे रह गए और हमसे आगे लोग निकल गए। फ्रांस कहाँ चला गया, अमेरिका खुशबू लाइन में चला गया, चाइना ने भी बहुत तरक्की इस लाइन में की, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कन्नौज हमारा एक, हम लोग लकीर के फ़कीर बनकर और इसमें सिमट कर रह गए। हमारे साथ सिर्फ राजनीति हुई। अब आई अखिलेश जी की बात। अखिलेश जी ग्रासे गए थे। अखिलेश जी ग्रासे क्यों गए थे? अखिलेश जी ग्रासे अपने परिवार के साथ घूमने गए हुए थे। क्योंकि आप बताइए, जब आप, बिल्कुल मेरा तो स्पष्ट आरोप है, अखिलेश जी मेरे सामने बैठकर बताए ना उन्होंने ग्रासे जाकर किया क्या। भाई आप ग्रासे गए, आपके साथ ग्रासे जाने वाले लोग कौन थे? आपके साथ ग्रासे गई थी, उनकी पत्नी गई थी, बच्चे गए थे उनके, टीम भी तो थी एक साथ, और बाकी तो उनके जो कारोबारी जो कन्नौज से एमएलसी हैं वो गए थे उनके साथ में, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। तो आप समझ सकते हो क्या था। तो कुल मिलाकर हमें इसमें बहुत अधिक चर्चा नहीं करनी, लेकिन अगर वास्तव में आप उसके लिए सीरियस थे तो कन्नौज की एकमात्र संस्था FFDC, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, जो कन्नौज में इत्र को लेकर सरकार की एक संस्था है जो काम करती है, उसमें कुछ वैज्ञानिक लोग हैं, उसमें रिसर्च का काम करते हैं। कि आप उनको किसी को लेकर गए साथ में? आप उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी संस्था CMAP जो लखनऊ में है, वो परफ्यूमरी उस पर और इनके ऊपर एसेंशियल ऑयल वगैरह इन पर सब पर रिसर्च का काम करती है। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक उसमें काम कर रहे हैं। क्या आप एक भी किसी को रिसर्च में, किसी वैज्ञानिक को, रिसर्च करने वाले किसी वैज्ञानिक को लेकर आप वहाँ से गए? जब आप किसी को वहाँ लेकर नहीं जाओगे तो आप वहाँ पर करने क्या गए? तो आप निश्चित रूप से अखिलेश जी घूमने गए, मुख्यमंत्री थे, जा सकते थे। कुल मिलाकर राजनीति करना था। और नहीं तो अगर आपको वास्तव में, आप अगर इसके लिए चिंतित थे तो आपने पहले दिन से इसकी शुरुआत क्यों नहीं की? आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, केवल कन्नौज नहीं, देखिए, जो अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यदि कुछ काम किया है तो केवल किसी एक जिले के लिए काम नहीं किया, उन्होंने तो सबके साथ में। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाते आज कन्नौज के जैसे कितने जिले उत्तर प्रदेश में हैं जिनका अपना उद्योग था, अपना धंधा था। आज उत्तर प्रदेश के लोग जाकर, आज कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा है, कोई गुजरात में काम कर रहा है, हरियाणा में पड़े हुए हैं लोग, दिल्ली में काम कर रहे हैं। यहाँ का नौजवान जाकर और इसी जगह रहने को विवश है। आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में देखने को मिल रहा है कि आज लोग पैदल चल रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। तो मतलब कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर बाहर चले गए। क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि उनको यहाँ के ऊपर रोजगार ही नहीं मिला। अगर यहाँ रोजगार उनको मिला होता तो वो जाकर बाहर नहीं गए होते, यहीं पर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते, यहीं के ऊपर अपना रोजगार मिलता तो यहीं के ऊपर अपने घर पर रहे होते, अपने यार मित्रों के साथ रहे होते, अपने परिवार के साथ। ये तो अब तो आपकी सरकार है, वो तो हमारी सरकार, हमने उसकी शुरुआत कर दी, लेकिन कोई 70 साल का गड्ढा कोई 5 साल में नहीं भर जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लाकर आज उत्तर प्रदेश के भीतर चाहे जितने भी जिलों में जो हमारे पुराने रोजगार जहाँ के ऊपर थे, आज कन्नौज का इत्र, आज कन्नौज के इत्र को लेकर जिस प्रकार से आज हम लोग योजना बना रहे हैं, जिस प्रकार से काम चल रहा है, न जाने कितने नौजवानों को भी हम लोगों ने स्वरोजगार के लिए इत्र के और इससे संबंधित काम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लोन दिलाया गया है। उनको लोन दिया जा रहा है। आज वो लोग अपने आप को उसमें सर्वाइव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। नए जो लोग इत्र के परिवार से नहीं आते हैं, ऐसे लोग भी आकर इसमें काम खड़ा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। FFDC में लोगों की, FFDC में ऐसे लोगों की ट्रेनिंग भी होती है। तो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ऐसे लोगों को जो है हम लोग लोन दिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक नई शुरुआत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कन्नौज के भीतर हो रही है। हम लोगों की योजनाएं बन रही हैं, इसके जो कैसे लोगों को बाहर ले जाया जाए, उनको मार्केटिंग कराया जाए, मार्केटिंग सिखाया जाए, हमारे उत्पाद से बाहर लोगों को परिचय कराया जाए। अभी इत्र को तो लोग नाम जानते हैं, लेकिन इत्र है क्या लोग जानते ही नहीं। लोग फॉक को भी इत्र समझ लेते हैं,
लोग ये परफ्यूम जो स्प्रे लगाने वाले इसको भी लोग इत्र समझ लेते हैं, ये इत्र नहीं है, इत्र तो नेचुरल है। तो कुल मिलाकर लोग इत्र को समझें, इसको लेकर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन वही बात कि कुल 70 साल का गड्ढा कोई एक साल में नहीं भर जाता। आज जो भी इस प्रकार के हमारे जहाँ के जो हमारे पुराने व्यवसाय हैं, तो ऐसे सारे व्यवसायों को एक आगे लेकर जाना और कम से कम अपना ही जिला नहीं, आसपास के जिलों को भी वहाँ के ऊपर रोजगार मिल सके, इस प्रकार का एक प्रयास हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किया है। और निश्चित रूप से ये काम है, ये दिखावा नहीं है। अखिलेश जी ने जो किया था वो दिखावा था, वो काम नहीं था। तो ये अंतर एक बड़ा अंतर। कितने सालों में दिख जाएगा अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो? मैं समझता हूँ कि ये 2012 तक आते, वो 2022 तक आते आते सरकार के 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के काम आपको सड़क के ऊपर दिखाई पड़ने लगेंगे, दिखाई देने लग जाएंगे। अच्छा सुब्रत जी, अभी फिलहाल 1 साल कुछ होने वाला है आपको सांसद बने हुए, अभी हो जाएगा 1-2 महीने बाद। तो अभी तक आपने कोई ऐसा काम आप बताएं जिसपे आपको गर्व होता हो, फक्र होता हो कि आपने सांसद की कुर्सी पे बैठ करके वो काम किया फिलहाल में? देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए कि सांसद के काम क्या होते हैं जी। सांसद का काम होता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद के पटल पर रखना, ठीक है, अपने क्षेत्र की आवाज़ को देश के सर्वोच्च केंद्र तक पहुंचाना। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने उसके ऊपर लगातार हमारे जनपद की जो भी समस्याएं हैं, हमने उनको संसद में पटल पर रखा हुआ है। अब उसके अतिरिक्त हम लोग सिर्फ डिमांड कर सकते हैं। तो हम लोग अपने डिमांड के आधार पर कि हमारा एक पर्यटन केंद्र कन्नौज के भीतर एक पर्यटन केंद्र के रूप में कन्नौज उभरे, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है, तो इसको लेकर हम लोगों ने सरकार से डिमांड किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कन्नौज के जो FFDC है, यहाँ के ऊपर एक अरोमा यूनिवर्सिटी बने। अरोमा यूनिवर्सिटी बनेगी तो अपने आप में कोई इस प्रकार की कोई यूनिवर्सिटी ना होने के कारण से दुनिया भर के लोग कन्नौज शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे। जैसे कभी नालंदा में आते थे, कभी तक्षशिला में आते थे। तो भी इस प्रकार से हम लोगों ने डिमांड रखी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो कुछ भी कि हमारे कम से कम जो हमारे कन्नौज के जो वेस्ट लेवल कैसे मजबूत हो, हमारे कन्नौज के नौजवान को कैसे यहीं के ऊपर रोजगार मिले, ताकि यहाँ के ऊपर अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, अपने यार मित्रों के साथ जीवन भर रहे। तो इस ओर हम लोगों के लगातार प्रयास हैं और इस ओर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग यहाँ के ऊपर एसेंशियल ऑयल का हब बने, इसको लेकर भी हम लोगों ने प्रयास मतलब हम उम्मीद करें कि अगले 2-3 सालों में कन्नौज की स्थिति बदलने वाली है आपके मुताबिक? देखिए, अब निश्चित रूप से अगर यहाँ की जनता जिस प्रकार से, निश्चित रूप से यहाँ की जनता भी बदलाव चाहती है, तो यहाँ की जनता का यदि साथ रहा और सब कुछ चीज़ें ठीक रहीं, तो निश्चित रूप से आने वाले 5-10 साल में कन्नौज बहुत आगे जाएगा। 5-10 साल मतलब एक लगभग, देखिए फिर वही बात कि एक बिल्डिंग बनाने भी अगर आप जाओगे तो आप एक कोई बिल्डिंग तुरंत तो बन नहीं जाती है, और जितना तो बिल्डिंग ज़मीन से ऊपर आने में समय लगता है, उतना तो केवल ज़मीन तक आने में समय लग जाता है। तो आप एक बात को समझ सकते हो कि कोई भी परिवर्तन तुरंत सामने नहीं आता है। कोई चीज़ की शुरुआत होगी, आज एक आदमी आएगा, कल फिर वो एक को देखकर 10 लोग आएंगे, फिर वो 10 को देखकर 100 लोग आएंगे, ठोस काम होते हुए 100 को देखकर 1000 लोग आएंगे। तो निश्चित रूप से ये एक जो भी परिवर्तन आता है इसी टाइप से आता है। आप कन्नौज में आज देखते हो कि आज आप कन्नौज में आलू का गढ़ है, आज कन्नौज में 100 के ऊपर कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं। हमारे जीवन काल में, हमारे देखते देखते जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो यहाँ 2, 4, 5 कोल्ड स्टोरेज हुआ करते थे, आज 100 के ऊपर कोल्ड स्टोरेज हो गए हैं। तो कुल मिलाकर तब उस समय पर फिर उनको देखकर आलू करने वाले लोग बढ़ते गए, जब आलू करने वाले लोग बढ़ते गए तो कोल्ड स्टोरेज बढ़ते गए। तो इसी प्रकार की व्यवस्था है। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग यहाँ के ऊपर एसेंशियल ऑयल की, अगर एसेंशियल ऑयल के उत्पादन को लेकर अगर उसका हब हमें बनाना है, तो यहाँ के ऊपर फिर किसान को एसेंशियल ऑयल की ऐसे जुड़ी हुई जो फसलें हैं एसेंशियल ऑयल से जुड़ी, उनको किसान करें। अब जब किसान उनको करेंगे तो ही तो यहाँ के ऊपर एसेंशियल ऑयल का हब बन सकता है। तो इसलिए एक पक्ष से काम नहीं हो सकता है, 2 पक्ष से काम होते हैं, तो जिसमें जनता का भी सहयोग आवश्यक है। अच्छा सुब्रत जी, आपने भी आलू की बात छेड़ी, आलू से मुझे याद आया, एक बार राहुल गांधी जी कन्नौज आए हुए थे, उन्होंने कहा था आलू की चिप्स फैक्ट्री लगवाऊंगा मैं।
उसके बाद सपा की सरकार आई, उनका भी यही रहा, वादे हवा हवाई हो गए, चीज़ें नहीं हो पाई। अब आपकी सरकार में ही पेप्सिको कंपनी भी आई थी, वो भी अभी नहीं दिख रही है। तो देखिए कुल मिलाकर ये बेल्ट बहुत अच्छी है, अब कन्नौज से लेकर के आगरा तक के बीच में। देखिए अब हम यहाँ के ऊपर अगर बात करें कि अगर हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आइए हमारे कन्नौज में, आप अपना पैसा लगाइए, फैक्ट्री बनाइए, हम आपको ज़मीन उपलब्ध करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपको केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप आओ ना आओ तो आपकी मर्जी है। तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं पेप्सिको वाले यहाँ पर, हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने प्रयास किया है, अभी उसकी भी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। कम से कम हमारे यहाँ के जो नौजवान लोग हैं, वो नौजवान लोग ही अगर अपने छोटे छोटे ब्रांड अपने क्यों नहीं शुरू करते हैं। हम अगर मध्य प्रदेश जाते हैं, हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कितना सारा चिप्स के लोकल ब्रांड चलते हैं और लोकल के लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो हमने यहाँ के नौजवानों से कहा है कि आप लोग इस प्रकार से आप चिप्स बनाइए, चिप्स का उत्पादन करिए, आपकी ब्रांडिंग हम करेंगे। हम लोगों से अपील करेंगे कि भाई आप लोग अगर अंकल चिप्स खाते हो, यदि लेज़ वगैरह खाते हो, तो भैया एक बार अपने कन्नौज का बना हुआ भी खाइए, और उससे ज़्यादा टेस्टी है, उससे सस्ता भी है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इस ओर काम करने की आवश्यकता है। दबाव नहीं डाला जा सकता, आपका कहने का मतलब। देखिए पैसा लगाने वाले के ऊपर तो दबाव नहीं डाला जा सकता है, वो तो अपनी स्वेच्छा से आएगा, अपनी स्वेच्छा से काम करेगा। तो वो ठीक है, हम एक बड़ा आदमी आए, उससे अच्छा कई छोटे छोटे बड़े बन जाएंगे। तो हम लोग इस प्रकार का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आज देखिए, आप जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, और हमारे आने के बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर जब से आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया है, तो आप देखो आलू का रेट ही नहीं गिरा है। आज हमारी सरकार आने के बाद से लगातार किसान को अच्छे मूल्य मिल रहे हैं, किसान को लगातार अच्छे पैसे आलू के मिल रहे हैं, और किसान आलू का सुखी है, संपन्न है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि रही है किसानों आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से आलू के किसान को लगातार उसकी फसल का अच्छा भाव मिला है। अच्छा सुब्रत जी, एक जनसभा का वीडियो में देख रहा था आपका, अखिलेश यादव ने एक बार कहा था अभी के चुनाव में कि कन्नौज से मुझे उतना ही प्यार है, जितना उससे ज्यादा प्यार है जितना मुझे अपनी पत्नी डिम्पल से है। अखिलेश जी ने कहा था कन्नौज जितना प्रेम मैं डिम्पल को करता हूँ, उतना प्रेम मैं कन्नौज को भी करता हूँ। आपने उसका पलटवार सुब्रत जी जो किया, वो वाकई में जनता को भी एकदम से खींच दिया आपकी ओर। आपने कहा था कि उनके जवाब को आपने कहा था यही अंतर बताता है मुझे, वो मैं सुनना चाहूंगा आपके। ये था कि अखिलेश जी जब यहाँ के ऊपर श्रीमती डिम्पल यादव जी ने यहाँ के ऊपर नॉमिनेशन करने जिस दिन वो आई थी, तो उस नॉमिनेशन की सभा में उन्होंने कहा था कि मैं जितना प्रेम डिम्पल को करता हूँ, उतना प्रेम मैं कन्नौज से भी करता हूँ। ये बात उन्होंने वहाँ के ऊपर कही थी। अखबारों ने इस विषय को छापा था, उस पर सोशल मीडिया पे भी चला था, मैंने खुद सुना था। तो वही उसी बात से मेरे बात मन में आई थी। तो हमको मन में मेरे यही बात आई थी कि बस यही तो हमारे इनके बीच में एक बड़ा अंतर है। और मैंने इस बात को अपने नॉमिनेशन वाले दिन मैंने मंच से कहा था कि अखिलेश जी कहते हैं कि वो जितना प्रेम कन्नौज को जितना प्रेम डिम्पल करते हैं, उतना प्रेम कन्नौज को भी करते हैं। मैं अखिलेश जी बस मैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ, बस यही तो एक हमारे आप में अंतर है जो मुझे आपसे अलग करता है। क्योंकि मैं जितना प्रेम अपने जन्म देने वाली माँ से करता हूँ, उससे कहीं अधिक प्रेम मैं अपने कन्नौज की धरती माँ से करता हूँ। क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारे पुरखों की भूमि है, ये हमारी जन्म भूमि है। तो ये अंतर है, और ये एक बड़ा अंतर है। इसी स्टेटमेंट से जनता कुछ ना कुछ बहुत प्रभावित हो गई थी आपसे, इसको नकार नहीं सकते हम। जनता बहुत प्रभावित हुई थी, आपके फेवर में चली गई थी कहीं ना। देखिए, जनता का हम समझते हैं कि यहाँ के ऊपर जिस प्रकार से एक लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम कुछ लोगों ने हिंदुस्तान में किया है, गांधी परिवार है। आपका चुनाव प्रचार करने मोदी जी भी कन्नौज आ गए थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं देखिए, मोदी जी तो हम सबके क्या, तो भारतवर्ष में तो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। तो कुल मिलाकर ये उस व्यक्ति के लिए सौभाग्य का विषय होता है कि जिसके चुनाव प्रचार में मोदी जी जाते हैं। मोदी जी वो चुनाव प्रचार मोदी जी का पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट के लिए नहीं होता है। मोदी जी का चुनाव प्रचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए होता है। मोदी जी जब आएंगे तो किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं आते हैं, वो निश्चित रूप से आसपास के कई लोकसभा के मीटिंग करने के लिए आते हैं। आए थे तो ये हम सौभाग्यशाली हैं कि वो केंद्र उसका कन्नौज ही रहा, कन्नौज लोकसभा में ही वो सभा हुई। तो कुल मिलाकर एक
वो चुनाव में जो सबसे बड़ी बात जो देखने को आई है, जो एक जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम कुछ परिवारों ने किया है। एक तो हमारा आपने देखा कि जैसे गांधी परिवार में कोई भी पैदा होगा राजा बनेगा, और उसके बाद में साहब मुलायम सिंह का परिवार के बेटा कुछ भी न करेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए कि उसके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार के जो परिवारों ने आकर जिस प्रकार से लोकतंत्र के ऊपर जो अवैध कब्जा करने का जो काम किया था, वो निश्चित रूप से जनता ने इस बात को समझा है और उनको समझाया है कि तुमको इसलिए नहीं बना देंगे कि तुम्हारे बड़े बाप के बेटे हो। निश्चित रूप से यदि बड़े बाप के बेटे ही सब बनेंगे तो छोटे बाप के बेटे क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से मेरे जैसे वो तमाम सारे लोग जो खुद बड़े नहीं हैं, जिनके बाप बड़े नहीं हैं, जो बड़े परिवारों से नहीं हैं, ऐसे सारे लोगों ने तय करके क्या बड़े बाप के बेटे नहीं जाएंगे, साधारण घरों के बेटे भी आगे आएंगे, उस मानसिकता के साथ में इस परिवारवाद का विरोध किया है और परिवारवाद को नेस्तनाबूद कन्नौज के भीतर कर दिया है। और यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी हारी और एक आम आदमी का बेटा चुनाव जीता। जी, मैं अभी जनता से भी बात करके आया हूँ। जब आप लोकसभा में बोलते हैं तो जनता कहती है पता नहीं क्या, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं वहां पे मौजूद हूँ, और डिम्पल जी के साथ ऐसा नहीं होता था। तो वो एक अपनेपन की बात तो आ ही जाती है, अपनी मिट्टी से अपने क्षेत्र का आदमी जब होता है तो वो अलग चीज़ है। अच्छा, एक बात और बताइए, आप 2019 की जीत का श्रेय कैसे देते हैं? अपनी मेहनत को देते हैं, मोदी लहर को देते हैं, या समाजवादी पार्टी की नाकामी को देते हैं? कन्नौज की जनता को देते हैं। देखो, फिर वही बात, कुल मिलाकर एक इतने बड़े शख्सियत को चुनाव यहाँ के ऊपर हारना, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई कमियां नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। ये तो कन्नौज की जनता है, जनता का प्यार है, और नरेंद्र मोदी जी के प्रति ये जो कन्नौज की जनता का जो प्यार और आशीर्वाद जो है, ये निश्चित रूप से वही एक बड़ा कारण रहा जो कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। ये बड़ा कारण रहा है। तो इसमें आप श्रेय, एक आपने तो बात घुमा दी, इसको आप श्रेय बताइए, एक श्रेय सिर्फ जनता का श्रेय। नहीं, निश्चित रूप से कन्नौज की जनता का श्रेय, जनता को ही सर्वोपरि आप मानते हैं? 100%। ठीक है। अच्छा, आखिरी में थोड़ा सा ख़त्म करते हुए आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो तमाम सारी चीज़ें कन्नौज की जनता, जब आप सांसद बने तो कन्नौज की जनता की जो तमाम सारी समस्याएं, उसने ये समझा कि अब इन समस्याओं का निराकरण होने वाला है। हालांकि आपने बहुत उस पर प्रयासरत भी हैं आप, तो जनता के बीच कैसे कांटेक्ट बैठा पा रहे हैं फिलहाल में भी आप कैसे? देखो, कुल मिलाकर जनता तक आपने आज एक अखबार पढ़ा होगा अगर, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे है आयुष्मान कार्ड बनाने में। तो बनारस के बाद दूसरा नंबर हमको मिला है, पहले नंबर काशी को है। कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, कन्नौज के भीतर आज कम से कम जिस प्रकार से जो काम हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जिस प्रकार से चीज़ें कन्नौज के भीतर बदली हैं, आज गरीब के शौचालय बन गए, गरीब को उनके पक्के मकान बन गए, और तेज़ी के साथ बने। ये नहीं कि उसमें कोई किसी प्रकार की ढिलाई रही हो। तो जो भी सरकार की योजना इस प्रकार से ऊपर से जो आई, उनका नीचे तक अच्छे से उनको पहुंचाया गया है। अब यहाँ के ऊपर समाजवादी पार्टी के समय पर देखने को आता था, इससे राशन कोटेदार है, तो आप निश्चित रूप से आप जाओगे तो गांव का सर्वे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक साल में 12, अगर राशन कोटा 12 बार बढ़ता है, तो उस समाजवादी पार्टी की सरकार में साल में मात्र 3 बार बढ़ता था। बाकी का जो कोटा होता था वो जनता को ना जाकर वो कुछ लोगों के बीच में उनके पेट में चला जाता था। आज वो व्यवस्था बहुत तेजी के साथ में बदली है। आज हर महीने कोटा बढ़ता है, और उसके बावजूद भी उस चीज़ को लेकर उसके नाम पर जो भी भ्रष्टाचार है, धीरे धीरे वो भ्रष्टाचार दूर हुआ है। आज हम कह सकते हैं कि 90% से भी अधिक जनता को आज हर महीने जो है गरीब को राशन मिल रहा है। और ये केवल लॉकडाउन में नहीं हो रहा है, लॉकडाउन के पहले ही हो रहा था, आने वाले दिनों में ये व्यवस्था और भी मजबूत होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज जिले में जिस प्रकार से एक भ्रष्टाचार का एक समय पर बोलबाला हुआ करता था, जिस प्रकार से उन्हें किसी भी योजना, उन्हें ठेकेदारी हो रही है तो पर्टिकुलर लोगों को, जिस आपने तो सब देखा था कि पर्टिकुलर लोगों को ही ठेकेदारी मिलती थी, पर्टिकुलर लोग ही ठेकेदारी कर सकते थे, अन्य कोई तो ठेकेदारी कर ही नहीं सकता था। आज वो स्थिति पूरी तरीके से बदल रही है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही थी,
गिने चुने 40-50 लोग किस प्रकार से कहाँ जमीन से आसमान में पहुंच गए थे, कहाँ से करोड़पति अरबपति बन गए, कहाँ से कैसे हुआ ये सब। और केवल 40-50 लोगों का ही क्यों हुआ, बाकी लोगों का क्यों नहीं हुआ। आज वह स्थिति भी बदल गई है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी का फलाना कोई व्यक्ति या कोई फलाना किसी नेता का बहुत लगा हुआ व्यक्ति या कोई स्वयं कोई नेता भी किसी भी प्रकार के इस प्रकार के भ्रष्टाचार से में जुड़ा हुआ है और इस प्रकार से अवैध संपत्ति का उत्पादन कहीं ना कहीं कर रहा है। तो आज ऐसी कोई स्थिति किसी प्रकार की नहीं है। निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ें बदली हैं और बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास कार्य कन्नौज के लिए हुए, आप उनका खंडन कर देते हैं। आप कहते हैं सारे भ्रष्टाचार में लिप्त होकर हुए हैं। बहुत सारे नाम भी लेते हैं, जैसे एडीएम रमेश चंद्र यादव, आप बहुत नाम लेते हैं उनका। और आपने ये कहा भी है कि मैं उन सभी लोगों को निकाल करके लाऊंगा और उनके खिलाफ जांच कराऊंगा। देखो, कुल मिलाकर अब हमारी तो इच्छा थी इनके सबके प्रति खिलाफ जांच होने की, लेकिन आपने देखा कि अपने आप पे एक्सप्रेस की जांच हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है। तो जब उसकी जांच हो जाएगी तो ये सारे अपने आप ही फंस जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये रमेश चंद्र यादव, ये सब सारे लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से उस समय पर जो कन्नौज के साथ जो कुछ भी किया था, तो सारे लोगों को अच्छे से लोगों को मालूम है। और वो जो लूट, जो समाजवादी पार्टी में जो हम कहते हैं कि विकास के नाम पर जो बात होती है, तो विकास जो है कन्नौज में, केवल कन्नौज में आम जनों का विकास नहीं हुआ, कन्नौज का विकास नहीं हुआ। कन्नौज में भी विकास हुआ तो विकास के नाम पर आए हुए पैसे की बंदर बांट करके कुछ चंद लोगों का विकास हुआ है जो कन्नौज देख रहा है। पूरे कन्नौज ने उसको देखा है, किसका विकास कन्नौज में हुआ है। तो ऐसे समाजवादी कुछ तत्व हैं, समाजवादी कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे चीज़ें दी हैं, ये तो विकास का ही एक हिस्सा है। देखिए, जो मेडिकल कॉलेज आया, जो वो आया, निश्चित रूप से इसका स्वागत है और ये अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे विकास किसका हुआ। मेडिकल कॉलेज में आने वाली संपत्ति, जो मेडिकल कॉलेज में जो पैसा आया, वो उसका पूरा पैसा मेडिकल कॉलेज में लगा है क्या? उसके पैसे के साथ में किस प्रकार से बंदर बांट हुई, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज को बनाने में किस प्रकार की बंदर बांट हुई। देखिए, सारी चीज़ें हैं, उनको उस पहलू पर नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ यदि आमजनों का भी विकास हुआ होता, केवल मेडिकल कॉलेज आ जाने से ही कन्नौज का विकास नहीं हो जाएगा। कन्नौज के विकास के लिए कुछ चंद कंक्रीट की इमारतें खड़ी करने से विकास नहीं होने वाला। कन्नौज में भी मैं आ रहा था, जीटी रोड पे एक संग्रहालय पड़ता है, मैं वहां पे जाके देखा, वो संग्रहालय का भी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और 2 बार मुझे बता रहे थे टूट के बन चुका है वो। देखिए, संग्रहालय पूरा लगभग कंप्लीट खड़ा हुआ है, हम लोग देख कर आए थे। अब उद्घाटन के लिए हमें लगता है उन्होंने शायद जो पर्यटन मंत्रालय से उन्होंने अपना स्वीकृति मांगी थी, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते शायद उसको रोक दिया गया है। तो अभी वो तो उसके होने के बाद में तुरंत ही वो तो हो जाएगा। कोई संग्रहालय का श्रेय किसको देते हैं, आपकी सरकार में या समाजवादी पार्टी? नहीं, अब ये तो जब बन रहा था, तो लगातार हमें लगता है कि तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में बना है। अब देखिए, श्रेय देना किसी सरकार का काम नहीं होता है। ये तो काम जो सरकारें करती हैं, तो काम कोई एक सरकार में शुरू होता है तो दूसरी सरकार उसको छोड़ थोड़े ना देती है, तो दूसरी सरकार तो उसको पूरा करेगी। अब मेडिकल कॉलेज का आधारशिला रख दिया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उसको तो पूरा किया बहुजन समाजवादी पार्टी ने। बन के पूरा तैयार हुआ बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी उसका पैसा अगर रोक देती तो उस समय पर ये नहीं हुआ होता। और उसके अतिरिक्त भी आप देखो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में वो मेडिकल कॉलेज बना, फिर उसका नाम रखा गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज। लेकिन उसके बाद जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने तुरंत, उनको इतनी नफरत थी कि बाबा साहब का नाम उतार के फेंक दिया, और जिस प्रकार के उसके बोर्ड उतार के किस प्रकार को उनको अपमानित किया गया था समाजवादी कार्यकर्ताओं नेताओं के माध्यम से, वो कन्नौज की जनता ने देखा था। आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए, हम लोग तो फिर वही बात, हम लोग तो इस देश के हर वह व्यक्ति जिसने इस देश को आगे ले जाने में अंश मात्र भी योगदान किया है, हम ऐसे सभी लोगों को पूछते हैं, ऐसे सारे लोगों को हम लोग महापुरुष मानते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग इस प्रकार, हम लोग तो लोहिया जी की भी मूर्ति पे जाते हैं तो माला चढ़ाते हैं। अम्बेडकर जी तो हम लोगों के आदर्श हैं, अम्बेडकर जी को तो हमारी पार्टी के आदर्श हैं। जितना अम्बेडकर जी के लिए मोदी जी ने किया तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं थोड़ा और करना चाहूँगा आपसे। आपने अभी कन्नौज लोकसभा के लिए 50 लाख रुपए कन्नौज
जो प्रॉपर कन्नौज आपकी तहसील आती है उसके लिए किया, और बाकी 20 लाख रुपए समथिंग 15 लाख रुपए आपने और जो आपकी तहसीलें पड़ती हैं। मास्क और सैनिटाइजर क्या कुछ इसमें हो गया, कितना अभी बाकी रह गया है? अभी इसमें मास्क सैनिटाइज़र के लिए जो हम लोगों ने इनको जो पैसा दिया था, तो उसमें संबंधित और भी अपने जो भी इनको अपना कोरोना की लड़ाई से संबंधित तैयारियों में इस पैसे का वो अपना इस्तेमाल कर लें, ऐसा हम लोगों ने आग्रह यहाँ के सीएमओ वगैरह से किया था। लेकिन उन्होंने बड़ी तादाद में जो है सैनिटाइज़र मंगाया है, मास्क मंगवाए हैं, और ये मंगवाकर इनके वितरण का काम फर्स्ट सबसे पहले जो है हम लोगों ने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, सफाई कर्मचारी, पुलिस, बैंक कर्मचारी, ऐसे लोगों के लिए इसको पहले चरण में इनको दिलाया जाए, फिर उसके बाद ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुंचे। लगभग कितने अभी तक बढ़ चुके होंगे कुछ? अब इसकी सही जानकारी तो आपको मुझे लगता है कि प्रशासन ही दे सकता है, कि उसका तो हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। आपने रिलीज पूरा कर दिया? हम तो केवल पैसा देने का काम हमने जिलाधिकारी को दे दिया, जिलाधिकारी जहाँ पर भी उसकी आवश्यकता पड़े उसका उपयोग करें। तो यथा नज़र तो रखते होंगे कुछ आप? हाँ, अब नज़र तो रहेगी ना, जब बाद में कितना उन्होंने उसमें कितना खर्चा किया, उस खर्चा किया तो वो काहे में खर्चा हुआ, वो तो सब पूरा वो तो सारी चीज़ें वो तो मांगी ली जाएंगी ना, वो तो सब देख ही सकते हैं हम लोग, उसमें कोई आवश्यक। अब तो हर चीज़ कोई एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही जो चीज़ जाएगी, तो उसमें कोई भ्रष्टाचार का बड़ा वो नहीं रह सकता। हम लोगों ने तो कन्नौज में तो FFDC के माध्यम से हम लोगों ने सैनिटाइज़र बनवाया है। अब 200 ml का सैनिटाइज़र मात्र 28 रुपये प्लस 15% GST। एक बहुत बड़ी बात। ये कुल मिलाकर कहाँ इतना सस्ता मिल सकता है, कि हिंदुस्तान में कहीं इतना सस्ता नहीं मिल सकता है। तो बाज़ार में भी 100 रुपये के ऊपर 200 ml की बॉटल है, तो कम से कम 100 रुपये के ऊपर ही की है, इससे कम नहीं है। हम लोगों ने मात्र 28 और 15% GST। तो अब हमें नहीं लगता कि इसमें, अब सरकार ने तय कर दिया 10 रुपये के ऊपर मास्क की कीमत नहीं, तो 10 रुपये के भीतर ही मास्क आएगा, क्या आप कितना कमा लोगे भैया? तो कुल मिलाकर इसमें भ्रष्टाचार का कोई बहुत बड़ा खेल है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपका लगभग 1 साल हो गया, अगले 4 साल बचे हैं, क्या कुछ कार्य योजना है, कुछ आपने रखा होगा कन्नौज के लिए इन 4 सालों में मुझे इस तरह से इस स्थिति से काम करना है, तो वो कुछ क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या कार्य योजना है? देखो, सबसे पहली कार्य योजना तो यह है कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं जो गरीब तक उनको पहुंचाने का, ये पहली कार्य योजना। शासन की योजनाएं अगर उनको लाभान्वित जो संबंधित व्यक्ति तक अगर उनका लाभ पहुंचेगा, ज़मीन तक उनका लाभ पहुंचेगा, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। निश्चित रूप से एक बड़े व्यक्ति के ऊपर अगर चेहरे पर मुस्कान आए, उससे अच्छा है कि हजारों लाखों नीचे कमज़ोर व्यक्ति के चेहरे पर ही मुस्कान आ जाए। तो ये तभी संभव है जब केंद्र की योजनाएं गांव में गरीब के घर तक पहुँचें। तो हम लोगों का पहला प्रयास। दूसरा प्रयास, हमारे नौजवान स्वावलंबी बने। आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं बड़ा कष्ट होता है कि जब कोई नौजवान उन्हें कुछ सिपाही बनना चाहता है, चपरासी बनना चाहता है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जाकर छोटी छोटी नौकरी भी, बड़े पढ़े लिखे लोग हम देखते हैं वो छोटी छोटी नौकरी भी कर लेना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ें देख के बड़ा दुख होता है। अगर ये सब है तो क्यों है? तो आज उनको सही मायने में उनको रास्ता ही नहीं मालूम हम किस रास्ते पर जाएं। आज हम लोग हैं, अगर हमारे घर में यदि पैतृक व्यवसाय हमारा नहीं होता तो हम भी तो अपने किसी रास्ते के लिए भटक रहे होते। हम भी पता नहीं कि उस सही रास्ता पा पाए होते कि ना पा पाए होते, आज कौन जानता है। आज क्योंकि घर में बिजनेस था, एक सही रास्ता मिल गया। तो इस प्रकार से आज हमारे समाज के तमाम सारे जो नौजवान हैं उनको सही रास्ता मिले, उनको सही रास्ता दिखाया जाए और वो नौजवान स्वावलंबी बने। और कहीं ना कहीं जो नौकरी के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, वो अगर व्यापार के पीछे भागने लगेंगे तो एक बड़ा अंतर ये आएगा कि जो नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी देने वाला बन जाएगा। तो निश्चित रूप से मेरा ये भी एक, हालांकि प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं, स्किल इंडिया और ऐसे, तो ये भी हम लोगों का एक बड़ा प्रयास होगा कि इस प्रकार से भी लोगों को जोड़ा जा सके। हमारा कन्नौज एसेंशियल ऑयल का हब बने, तो इसके लेकर कन्नौज के किसानों को हम लोग उनको जो सुगंधित फसलों के साथ में कैसे जोड़ पाएं, इसको लेकर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो अब पूरा जो भी समय है मेरा इसी के ऊपर जाएगा। अच्छा, बाकी आखिरी ख़त्म करते हैं इसको। उसके साथ ही आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लोग घरों के अंदर हैं, साथ ही कोरोना वॉरियर्स को, और ऐसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? देखिए, हमने तो अपनी जनता से, सभी लोगों से जहाँ पर भी मौका मिला है, हमने यही अपील की है कि ये लड़ाई जो है एक ऐसे दुश्मन के साथ हमारी लड़ाई है
जिसको हम देख ही नहीं सकते। उस दुश्मन के पास में हथियार कौन सा हमें मालूम ही नहीं है, उस दुश्मन की ताकत क्या है हमको पता ही नहीं है, ऐसे दुश्मन से हम लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज इस लड़ाई में हम अगर सरकार का साथ देंगे, हम सरकार के दिए हुए निर्देशों का यदि पूरी तरीके से हम पालन करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग को यदि अपनाएंगे, तो यही इसका एक सबसे बड़ा हथियार है, यही इससे सबसे बड़ा बचाव है, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है और इसका कोई किसी प्रकार के कोई इलाज नहीं है। तो इसका इलाज ही केवल जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। तो सुना आपने, आपको घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। ये थे हमारे साथ कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। अगले हफ्ते हम फिर मिलाएंगे आपको किसी ऐसे ही एक खास नए शख्स के साथ, लेकिन तब तक आपको घरों में रहना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना और सतर्क रहना है। लाएंगे फिर हम ऐसे ही किसी नई शख्सियत को, उससे परिचय कराएंगे, उसका मैसेज आप तक पहुंचाएंगे। आप स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए और घरों में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।